नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2023 के जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसके जीएस के पेपर का पीवाईक्यू अपन सॉल्व कर रहे हैं विश्लेषण सहित, और संभावना कौन कौन सी, इन प्रश्नों को देखने के बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन प्रश्नों की संभावना बनती है, ये सब हम ट्राई कर रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 से 60% अगर हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपके लगभग 60 प्रश्न ये हो जाएंगे और 80 का जो कट ऑफ रहता है उसको आप आसानी से पार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 31 प्रश्न से 40 तक के इस वीडियो में अपन हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKMFI का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, तो ऐसे मुख्यालय कई बार पूछे जा चुके हैं, विभिन्न संस्थानों के पूछे जा चुके हैं, खेल संस्थानों के पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सूची बना लेना चाहिए और इस तरीके के प्रश्न देख लेना चाहिए। इसने एमपीपीएससी ने दिल्ली इसका आंसर दिया है, किंतु इसका सही उत्तर जयपुर होना चाहिए, राजस्थान में। ठीक, तो ये आप एक बार आप भी चेक कर लें। ठीक, ये पेपर चूंकि मैंने भी दिया था तो बहुत सारे प्रश्नों के मुझे उत्तर याद भी रहते हैं, और ये उस समय मैंने अच्छे से एनालिसिस भी किया था। ठीक है, तो ये दिल्ली की जगह आप सिर्फ इनको क्या कर लेना है, जयपुर कर लेना, राजस्थान। कबड्डी से संबंधित आपको और क्या पढ़ लेना चाहिए। एक तो इसी की स्थापना देख लेना। ठीक, 1950। ये टफ प्रश्न होगा तब आएगा, बाकी नहीं आएगा। जैसे शतरंज का जो फेडरेशन होगा, क्रिकेट का बीसीसीआई का मुख्यालय होगा, आपके खो खो का होगा, बैडमिंटन का होगा, तो इन सब के आप मुख्यालय कर लें। और इनके जो संघ होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनका फुल फॉर्म देख लें क्या कहते हैं और इनके मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार हॉकी का पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का पूछा जा चुका है, तो इस सब की आप लिस्ट बना के चेक करना है। और विविध में, लूसेंट में जो दिया है तो उसमें सारे ये दिए होंगे। ठीक, कबड्डी से संबंधित क्या कर लें, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 सब्सटीट्यूट के रूप में एक्स्ट्रा रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो ग्राउंड देख लें। ठीक है, जैसे ये अगर ऐसा कुछ हम ग्राउंड मान लें, ये बीच में ये, तो ये बोनस पॉइंट होता है दोनों तरफ, और ये इधर की लाइन, इसको लॉबी कहते हैं। तो इससे संबंधित शब्दावली भी देख लें आप। और शब्दावली में जैसे इसमें एक रेड डालने जाता है और डिफेंडर होते हैं, मतलब कि जो जाता है ना पॉइंट लेने, सिंगल कबड्डी 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 बोलते हुए, तो उसको बोलते हैं रेडर। और जो डिफेंड, जो बाकी की टीम उधर की अपोजिट टीम में उसको पकड़ने की उसमें रहते हैं, तो पॉइंट बचाने के लिए होते हैं, उनको डिफेंडर बोलते हैं। तो ये भी आपको कर लेना है। और एक सुपर रेड भी होती है। तो सुपर रेड किसको बोलते हैं, जब वो रेडर 3 डिफेंडरों को, 3 या 3 से अधिक डिफेंडरों को टच करके पॉइंट लाता है, तो उसको हम सुपर डिफेंडर, सुपर रेडर बोलते हैं। इसमें और भी डू और डाई रेड किसको बोलते हैं, ये देखना आप। ऐसे बहुत सारे लॉबी किसको बोलते हैं, है ना। ये बहुत कुछ ऐसे आएंगे। अब जैसे प्रो कबड्डी लीग कब प्रारंभ हुई, तो प्रो कबड्डी लीग 2014 को भारत में प्रारंभ हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आईपीएल होता है ना क्रिकेट में, तो इसमें भी प्रो कबड्डी लीग होती है। ठीक, हम और अगर स्पोर्ट्स से संबंधित बात करें तो देखना स्पोर्ट्स के प्रश्न आते हैं। अब इसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक की भारतीय महिला हॉकी टीम में नहीं था? ठीक, इनको आपको देख लेना है। इसका मतलब है कि मुख्य मुख्य खिलाड़ी आपको, क्योंकि यहाँ पे पदक जीतते हैं तो पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, या अच्छा प्रदर्शन होता है किसी भी टीम का, तो उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, तो डेफिनेटली वहां से प्रश्न बनेंगे। आपने ओलंपिक में जो पुरुष हॉकी टीम है उसने अगर कोई पदक जीता तो उससे बनेंगे। ठीक है, जैसे कांस्य पदक जीता था तो उससे प्रश्न बने थे, तो ये भी आप देखें। नेक्स्ट आते हैं उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? ठीक, तो आइए इसको हम ये भी देखो। सबसे पहले जब भी हमको इस तरीके से प्रश्न मिले तो आप थोड़ा सा सर्च कर लिया करो। ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, मनिका बत्रा, इनको यह 2020 में मिला था पुरस्कार। ठीक, ये आपको लगभग ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका होगा। ठीक, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है, पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं। ठीक, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक, ये कोच होंगे इनमें। ठीक, इनको ये पुरस्कार मिला है इस बार। ठीक है, ये भी टेबल टेनिस से ही संबंधित खिलाड़ी। तो एटलीस्ट हमको जैसे कभी सम्मिलित करने के लिए प्रश्न कि सम्मिलित कीजिए कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो हमको एटलीस्ट ये नाम याद रहेंगे और ये
इंपॉर्टेंट नाम है। देखो जो मैं कहता हूं कि ऑप्शन में ही प्रश्न छुपे रहते हैं, आगामी प्रश्न इन ऑप्शन में छुपे रहते हैं, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर लोगे। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब क्या करना है हमको, ये 2022 का पूछा है इसने, हमको क्या करना है 2025 का कर लेना है याद। ठीक है, तो 25 के जिन जिन की सूची आएगी तो उनको आपको याद कर लेना है। ये प्रश्न पूछे इसके बारे में, इस पूरे सॉरी ये ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ। कब स्थापना हुई है, पहला किसको मिला था, नाम चेंज कब हुआ था, पिछली वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझना आप, मेरे जो स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट है वो मेरे पिछले वीडियो और ये वीडियो देखेंगे, जैसे जैसे आप मैं पेपर हल करते जाऊंगा, फिर मेरा आप सबसे पहला वीडियो देखना, उस पर मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है उसमें बताया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा मैंने सिलेबस को और पीवाईक्यू को महत्व दिया है। अब मैं आपको ये सिद्ध करते जा रहा हूँ कि देखो प्रश्न रिपीट होते हैं, उससे संबंधित आते हैं। एटलीस्ट एज इट इज रिपीट नहीं हो रहा है, पर उससे हम संबंध निकालते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लोगे तो आपके 60-65% आपका प्रश्न वही आएंगे। आपके बाकी के प्रश्न हैं उनमें से भी आप अच्छा खासा स्कोर करोगे जब इस तरीके से पढ़ेंगे। सेम मैं करंट अफेयर्स के लिए भी बोलता हूँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण, देखो मैं बोलता हूं कि पद्म पुरस्कार पढ़ना ही है। पद्म पुरस्कार में इंपोर्टेंट कौन सा होता है, भारत पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री भी होता है। अब पद्म विभूषण क्या होता है, कम लोगों को मिलता है, 6-7 लोगों को, तो ये हमको पूरे याद करना चाहिए। पद्मश्री 90-100 के लगभग किसी को मिल रहा है, तो वो हम हो सकता है कि हमसे सारे के सारे ना याद हो, पर उनमें मध्य प्रदेश के जितने हैं वो हमको याद कर लेना चाहिए, या उनमें से जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चर्चित रहा हो उनको याद कर लेना चाहिए। वो वैसे अपने आप भी याद हो जाते हैं, जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इनको मिला इनको मिला। अब जैसे देखो एस.एम. कृष्णा को सब जानते हैं, ये कौन रहे हैं एस.एम. कृष्णा, ये एक राजनेता हैं। ठीक, सार्वजनिक मामलों में इनको ये पुरस्कार दिया, इनको भी मिला है, समझना। पर वो क्या पूछ रहा है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले अगर हम इसका आंसर निकालें तो क्या होगा, अमेरिकी गणतज्ञ भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक, श्रीनिवास वर्धन को मिला है। ठीक, अब इस पे आते हैं, एस.एम. कृष्णा है, ये कौन है, राजनीतिक, ये कर्नाटक के सीएम रहे हैं। ठीक, भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और संभवतः महाराष्ट्र के ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट है, और इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, चिकित्सा। अब इन्होंने क्या किया है, जो ओआरएस आपने देखा होगा, जो ओआरएस बोलते हैं ना कि मौखिक निर्जलीकरण चिकित्सा है ये। ठीक है, ओआरएस, तो इसके खोजकर्ता यही हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ही, जो डायरिया और हैजा होता है उसमें ओआरएस का जो घोल पिया जाता है वो, अगर ये प्रश्न भी तो बन सकता है चिकित्सा से संबंध में किसको दिया है, तो इनका नाम आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो ही गए, तो अब इसमें नेक्स्ट कुछ होगा तो मैं बताता हूँ, राजनीति। ठीक है, अब मैं आपको खेलों से संबंधित बता रहा था कि क्या क्या पढ़ लेना है। तो देखो खेल के प्रश्न जो आते हैं उनमें से मैं आपको एक बार और बता दूं कि खेल से लगभग 5 से 7-8 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली खेल में क्या आता है कि खिलाड़ी, ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये हमको पता होना चाहिए। वो भी मुख्य सारे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है, जैसे कबड्डी, खो खो की पूछ चुका है, कबड्डी की पूछ चुका है, वॉलीबॉल की पूछ चुका है। तो ऐसे कुछ कुछ खेल होते हैं उसमें खिलाड़ी की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, ये भी आप कर लें, संख्या। फिर क्या होता है, कभी जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक, तो जो पुरस्कार मिलते हैं वो देखना है। खेल पुरस्कार जितने भी होते हैं एमपी के परिक्षेत्र में, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, इवन आपके अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वो आपको देखना है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। जो मुख्य मुख्य प्रतियोगिताएं हैं उनमें कौन जीता कौन नहीं जीता, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता, सबसे ज्यादा बार कौन जीता, कब शुरू हुई,
उसका एक और नाम क्या है। तो ऐसे करके ये प्रतियोगिताएं पूछी जाती हैं। महिला खिलाड़ी बहुत ज्यादा कोई चर्चित है तो उसका अवश्य ही पूछा जाता है, ठीक है। कोई खेल है जैसे वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, तो इसकी प्रतियोगिताएं किस स्थान पर हुई है, ठीक है, किस मैदान या स्थान पर हुई है, ठीक है, आपको ये देख लेना है। और आप इसमें देखना चाहिए आपको खेल खिलाड़ी और शब्दावली खेलों की, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। शब्दावली पूछी जाती है, जैसे स्मैश पूछ लिया है, ठीक है, एक वो ऐसे वॉलीबॉल की शब्दावली पूछ ली है, खो खो की शब्दावली पूछी गई है, तो हमको ये भी शब्दावली भी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक। अब हमको इसमें ये तैयार करना, अब आपको करना क्या है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम जो PYQ लगा रहे हैं उनसे ही सीखना है हमको ये सब, ठीक है। एक आध चीज और कुछ में अगर मैं भूल गया हूं तो आप वो भी देख लें। अब देखो जैसे कि मैसी आया है अपने यहाँ, ठीक, मैसी आया है तो क्या करना है, मैसी का हमको क्या क्या पता करना चाहिए, ये किस देश का है, अर्जेंटीना का है, ठीक है, और ये किसके लिए खेलता है, तो हमको ये भी पता कर लेना चाहिए कि भाई मैसी साहब किसके लिए खेलते हैं, और ये कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इनको, ये कितने गोल हैं, क्योंकि भारत में आया है अभी, तो आने के बाद घूमा है, तो ये भारत में बहुत बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रहा है। तो इस तरीके से आपको अंतरराष्ट्रीय ये सब पढ़ लेना चाहिए खेलों की। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये हमने बता दिया है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखो मैं बोलता हूं कि संस्थाओं के केंद्र पढ़ लो, आपके जितने भी केंद्र हैं उनको लगभग लगभग पढ़ लो। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, मुंबई में, मैसूर में है एक्चुअल में, ठीक, प्रश्न पे आएंगे तो ये कहाँ पे है, मैसूर में है। अब देखो इस प्रश्न से हमको क्या सीखना है कि ये याद कर लो कि नैनीताल में क्या है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान। तो हमारा एक प्रश्न और हो गया ऑप्शन में ही संभावित प्रश्न, जो मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद में है, एक प्रश्न हमारा ये हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, ठीक, ये प्रश्न आ चुका है, ये रिपीटेड है, ये ऑप्शन रिपीटेड है। आपको लगेगा कि प्रश्न नहीं तो ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा ये निकाल सकते थे हम, और ये भी पूछा जा चुका है। तो इन दोनों में से मुझे जहां तक पता है तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को कर लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला। तो मैं जब पेपर लगा रहा था तो मुझे इंग्लैंड पता था, ठीक है, कि इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, पर यहाँ कंफ्यूजन था, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा वो टफ बनाने के लिए ईयर भी दे दिया, ठीक। तो ये आपका 74 है, ठीक। इस समय अगर आपने ये 60 ओवर का मैच होता था पहले, वनडे, ठीक है, और इस समय अजीत वाडेकर साहब कप्तान थे, अजीत वाडेकर वनडे कैप्टन। अब देखो अगर ऑब्जर्वेशन का मैं बोलता हूं कि आपको हर जगह चौकन्ना रहना है, आपके पूरे एनवायरनमेंट में नॉलेज घूम रही है, मतलब नॉलेज सर्वत्र है, और बस हमारे जो रिसेप्टर हैं, हम कैसे कैच करते हैं नॉलेज को, वो हमको ऑब्जर्व करके ग्रहण करना है। ये पूरा का पूरा, अगर मैं कॉलेज था मेरा उस समय इंदौर में, तो एक जो चिड़ियाघर है इंदौर का, उसके सड़क किनारे निकलते हैं तो साइड में एक पूरे इंडियन क्रिकेट कप्तानों की पूरी सूची लगी है। तब से मुझे याद है कि अजीत वाडेकर साहब वनडे के कप्तान, पहले कप्तान थे, गांगुली तक ये सब उनकी पूरे नाम लिखे हुए थे। अब मुझे नहीं पता है कि वो हटा दिया है कि नहीं हटाया है। तो मेरा सेंस ये नहीं है कि मैं वो देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, कभी कोई कहीं पे जा रहा है तो वो देख लो, ऑब्जर्व करो, और वहां से ये संभावना निकालो कहीं से भी। हमको क्या करना है, हमको नॉलेज लेना, और हमको ये सीखना है कि भाई हमारे प्रश्न कहाँ छुपे हुए हैं। कहीं भी कोई भी चर्चा चल रही है, आप प्रश्न देखो, आप अपने अंचल में जा रहे हो, गम्मत हो रहा है, कहीं राई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वहां ऑब्जर्व करो कि ये क्या पात्र बन गया, ये क्या है, ये क्या है। तो सारी चीजों को आप देखते रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्या पता आपके इसमें प्रश्न बन जाए। अब नदियों के किनारे जाते हो कई बार घूमने, तो हमको देख लेना चाहिए कि ये नदी की उत्पत्ति कहाँ से है। तो ऐसे ही करके डिस्कशन दोस्तों के बीच में, जिसके साथ भी घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे हमारे प्रश्न ऐसे तैयार होते रहते हैं। मेरा मतलब ये है कि हमारी जो पूरे जीवन भर एक सीख, हमारा पूरा जीवन सीखने में व्यतीत होता है। बस हमको ये देखना है कि यार हम क्या नोट कर रहे हैं, हमको अपने लिए स्वार्थी बनो कि हम इस दुनिया में हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपोर्टेंट है वो करते जाओ, ठीक। नेक्स्ट है, हाँ ये उत्तर हो गया आपका ओडीआई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष। इंपोर्टेंट है, योग दिवस भारत का है, ठीक है, हमने दिया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने
यूएन में रिक्वेस्ट की तो उसमें वोटिंग हुई, तो 2014 में क्या किया है, योग दिवस की घोषणा की थी यूएन ने, और 15 से मनाया जाना शुरू कर दिया था। इंपोर्टेंट है। पिछली बार हमसे क्या पूछा था, आसन पूछे थे ना, कि आपके जो अष्टांग योग है उसके बारे में प्रश्न आया था, इस बार योग दिवस से आ गया। समझना, रिपीटेड वाला मामला कहीं ना कहीं लिंक होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, 2015 घोषणा की थी, ये भी लिखा है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ठीक, ये फेमस महिला थी उस समय। ठीक है, मंजू होना चाहिए संभवतः, सॉरी मंजू। ठीक है, लॉन्स नायक मंजू भारतीय से लॉन्स नायक हैं ये। ठीक, अब यहां आया है तो फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, परमवीर चक्र कितने भारतीयों को मिला है। जैसे विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी बन गई है तो उसको पढ़ लो, और भी आपकी बहुत सारी अभी बॉर्डर मूवी आने वाली है, तो बॉर्डर मूवी में देखो कि कुलदीप चैनपुरी है वो कौन है, जो पुरानी बॉर्डर में सनी देओल बनता है, उनको परमवीर चक्र मिला, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, उसमें अलग अलग पात्र मिल जाएंगे। फिर आप देखोगे ऐसी बहुत सारी मूवीज है, तो आप मूवीज भी देखो, मेरा मतलब है अच्छी मूवीज है उनको देखो, वहां से भी सीखो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसका आप एक बार लगा लीजिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये हो नहीं सकते, टाटा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो जमशेद जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर यहां ऑप्शन में ये जमशेद जी टाटा रख देते तो कितने लोग इसको कंफ्यूज होते, कहीं ना कहीं यहां कंफ्यूजन बढ़ जाता। ठीक है, तो इसमें ये है। अब इससे संबंधित हमको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए कि जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील की स्थापना कब हुई है? पहली बात आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आंसर इसका। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 के लगभग हुई है। ठीक, फिर इसका नाम टिस्को कब रख दिया, ऐसे ही पढ़ लो नॉलेज के लिए, ये कब रख लिया गया। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब जमशेद जी टाटा और जमशेद जे ईरानी कौन कौन है? ये टाटा जो फाउंडर हैं, ये हैं संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। और ये कौन है? ये एक एमडी रहे हैं, ये यहाँ के, इनके कोई टाटा के खानदान के नहीं है। ठीक है, ये एमडी एक इनके एम्प्लॉय थे, बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, इसलिए इन्होंने 90 के दशक में, इन्होंने क्या किया, 90 के दशक में टाटा में बहुत ज्यादा काम किया और इस्पात पर, इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा, भारत का इस्पात पुरुष। ठीक, इंपोर्टेंट है। तो ये टाटा खानदान से नहीं है, पर है। अब वैसे भी अगर हम पढ़ना चाहें तो कि रतन टाटा फिर कौन है? ठीक, तो रतन टाटा टाटा खानदान से हैं। जमशेद जी टाटा हुए हैं, फिर सर रतन टाटा हुए हैं, रतन टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा के बाद, इनके बाद फिर इनके पुत्र हुए हैं नवल टाटा। ठीक है, और फिर इनके बाद हुए थे जो रतन टाटा। ठीक है, इन्होंने शादी नहीं की थी। ठीक, तो ये जो ये नवल टाटा हैं, ये इनके रियल पुत्र नहीं थे, इनको गोद लिया था। किन्ने? इन्होंने। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रतन टाटा जमशेद जी टाटा के कौन हुए? परपोते, इनके ये परदादा। समझ रहे? तो ये है, इसलिए जमशेद जी ईरानी टाटा पर खानदान से नहीं है, किंतु इनको बोला जाता है भारत का लौह पुरुष, भारत का इस्पात पुरुष। ठीक, लौह पुरुष किसको बोला जाता है ये भी कर लेना आप। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये जमशेद जी टाटा भारत का, इनका 2022 में निधन हुआ है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश को मिला था? तो भारत को मिला था, और भारत में भी कौन थे उस समय गवर्नर? शक्तिकांत दास। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अभी वर्तमान के गवर्नर याद कर लो, भविष्य के लिए टॉपिक क्या? आरबीआई और मौद्रिक नीति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, ये कर लेना। संजय मल्होत्रा, ये 26वें कौन है? गवर्नर। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है इसमें, 26वें कर लेना है, तो 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास थे। ठीक है, अब पहले कौन थे, ये भी इंपोर्टेंट है भाई साहब, पहले कौन होना चाहिए? तो पहले में आप ले लो, अगर हम
उसमें जाते हैं तो अंग्रेजों में तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो फर्स्ट कौन है? स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये 1935 से 37 तक रहे होंगे। ठीक है, अब हमसे यहां से अगर प्रश्न बनता है, कल मैंने सी रंगराजन आया था एक ऑप्शन, वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाद में इधर आके अच्छे अच्छे काम किए अर्थशास्त्र में, और वो आर डी सुब्बा राव के बारे में पूछा जा चुका है। तो ऐसे करके बहुत कुछ पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें अगर भारतीय बात करें तो सी डी देशमुख, ठीक, पहला भारतीय गवर्नर ये। अब देखो, हमको आरबीआई के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर आता है, डिप्टी गवर्नर आ चुके हैं ये प्रश्न। ठीक है, कार्य कार्य कौन कौन से हैं, ये इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो अभी जो मैं आपको डिप्टी गवर्नर की बात बताऊंगा, तो उसमें एक महिला डिप्टी गवर्नर बनाई गई है। तो देखो, डिप्टी गवर्नर आ चुके हैं, तो आप चार चार डिप्टी गवर्नर आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं। तो टी रविशंकर, ठीक है, दूसरे हैं आपके स्वामीनाथन जे, स्वामीनाथन जे, जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग भी चेक किया करो फैक्ट चेक में। और डॉक्टर पूनम गुप्ता, डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये नाम इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूनम गुप्ता, एक पहले जोक चलता था, सोनम गुप्ता बेवफा है, बहुत बेकार चला था, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ऐसे ही। ठीक है, और एक श्रीश चंद्र मुर्मू, श्रीश चंद्र मुर्मू को तो आप भूल ही नहीं सकते, लोग चंद लगाना भूल गया मैं, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, पूनम गुप्ता महिला हैं, इनको भी नहीं भूल सकते। दो नाम आपको पक्का याद होना चाहिए, और ये दो ही 2025 में बने हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3 साल का कार्यकाल होता है, तो और रहेंगे। ये भी कब बने हैं? 2025, और ये दोनों पहले के हैं। तो इनको भी रविशंकर, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे, और डॉक्टर पूनम गुप्ता, और श्री श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो आपको अब पूछ लेगा कि डिप्टी गवर्नर कौन है, एबीसी में तीनों रख देगा और डी में रख देगा उपर्युक्त सभी। श्रीश चंद्र मुर्मू को ऐसे सुनना कि जो रील्स वायरल होती हैं कोई इंटरनेट पे, तो क्या पैसे वाला बन जाता है, मतलब वो आरबीआई से पैसे लेता है। ठीक है, पर वो टॉप पे नहीं जा पाता। तो अभी एक वो मीम्स चल रहा होगा ना रील्स, क्रिश का सुनेगा क्रिश का, तो ये श्रीश चंद्र मुर्मू पैसे कमा रहा है, वो बच्चा भी पैसे कमाने लग गया रील से। और ये श्रीश चंद्र मुर्मू भी क्या है, आपके आरबीआई से संबंधित है। ठीक है, ये ऐसे ही है, दिमाग में आया तो, बाकी इसका कोई संबंध नहीं है उत्तर और प्रश्न से। ठीक है, अब आप अगर बात करें तो कि महिला पहली कौन है, पहली महिला तो के जे उदेशी, ये आपकी पहली डिप्टी गवर्नर बनी है। ये आपके आरबीआई से संबंधित कुछ छोटे मोटे जो मेरा जहां तक दिमाग लगा वो मैंने किया। अब दूसरा देखो, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं। मौद्रिक नीति से संबंधित आया था ना, मैंने एक बार बताया था, आरआर एसएलआर, वो सब आ चुका है। तो देखो, कार्यों में क्या जाएगा, सबसे पहले तो मौद्रिक नीति, ये तो ऐसे ही है, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, यानी तैयार करना या बनाना। ठीक है, दूसरा फिर इसमें आपका आ जाएगा इसको क्रियान्वित करना, क्रियान्वित, क्रियान्वयन करना और निगरानी करना। ठीक है, फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी इनके पास आता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक एक्ट भी है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट है 1999 में। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लिखा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। तो ये इतने सारे और भी इसके काम है, और एक होता है मुद्रा, सॉरी, मुद्रा का छापना, या इसको अच्छे शब्द में आप देख लें। तो ये सब, ये प्रीलिम्स के लिए भी और ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, आरबीआई के कार्य लिखो। ठीक है, ये सब आएगा। इसकी स्थापना लिख लेना, 1935 में हुई है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में हुआ है। तो इस तरीके से आरबीआई से मुख्य प्रश्न जो आते हैं वो यही है। ठीक, महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हो जाएंगे प्रमुख। अच्छा, ये कौन सा प्रश्न ही चला गया क्या? सॉरी।
हाँ ये मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत, तो ये हमने 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। मुझसे किसी ने एक इसमें प्रश्न किया था कि जो प्रीलिम्स के हैं तो भूल जाते हैं वो प्रश्नों को, कि मतलब पढ़ा हुआ होता है लेकिन ऑप्शन आते हैं तो उनको याद नहीं आ पाता। तो उनके लिए बस मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, बार बार क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने से क्या होते हैं, डिस्कस करना है, क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आपको एक तो रीड करना है, रिपीट करना है, और आपको बार बार ये सब चीजें करते रहना चाहिए। रीड, रिवीजन और आपको रिपीटेशन, इन 3 चीजों को बताते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे माइंड में हम पढ़ते हैं तो वो स्थायी मेमोरी में चली जाती हैं। कुछ चीजें हम भूलते हैं, तो हम इस स्टडी को रोचक तरीके से पढ़ेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रिवीजन के हो जाएंगे। ठीक, आपका लालटेन स्टडी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।